आ चुके हैं। अभिनव, गुड इवनिंग बेटा अभिनव, बताइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी खत्म कर देना है आज की वीडियो, आप लोगों को लेट होता है ना। सब लोग बढ़िया हैं कि नहीं? ऑल वेल? जल्दी बताइए। सी सी सी, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड द ऑफस्प्रिंग आर रेफर्ड टू एज। ये हेरिडिटी का क्वेश्चन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड प्रखर बेटा, अभिनव वेरी गुड, सूर्यांश वेरी गुड, सी सी सबका सही आ रहा है। इट मीन सब साइंस बढ़िया से पढ़े हुए हैं। कुशाग्र सी, वेरी गुड कुशाग्र। श्रेया वेरी गुड, श्रेया बेटा सी वेरी गुड। शेयर भी कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस द ऑफस्प्रिंग आर रेफर्ड टू एज। आप लोगों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है कि जब किसी प्योर एलील को क्रॉस किया जाता है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, उन्होंने क्या बताया कि अगर तुम आप लोग अगर प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट ले लें, ये तो मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं, टॉलनेस, ठीक है, तो उनको क्रॉस कराएंगे। व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, दो ऑफस्प्रिंग मिलता है, इसको P1 जनरेशन कहते हैं, और जो मिलेगा ये क्या मिलेगा? F1 जनरेशन, पेरेंटल वन, और ये क्या मिलेगा? F1 जनरेशन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? और इसके बाद जब करते हैं तो F2 जनरेशन मिलता है, फीलियल 2 जनरेशन, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर है? मयंक बेटा गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, सॉरी 15 आ गया सर। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग गलत है, आप लोग आंसर बताइए, इसमें नंबरिंग थोड़ा ये नंबर गलत हो गए, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसका आंसर बताइए। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज, हेरिडिटी के साइंस को क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम हेरिडिटी, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। बिल्कुल सही, जिसका आंसर सी है वो सही है, बिल्कुल आंसर सी क्या है? राइट। क्लियर है? जिसका आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बायोलॉजी आपको पता है किसे कहते हैं? ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। उसी में प्लांट में तो बॉटनी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शेयर आप लोग करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में बताते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए भाई सब लोग, इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग द 4 बेसिक ब्लड टाइप्स आर टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड टाइप ओ। द ब्लड प्रोटीन्स ए एंड बी आर, आपका पहला ऑप्शन है सिंपल डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स, बी ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंट ट्रेट्स, सी ऑप्शन है को डोमिनेंट ट्रेट्स, डी है सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। अनुष्का बेटा गुड इवनिंग, आंसर बताइए भाई जल्दी से। उज्जवल बेटा, हाँ उज्जवल गुड इवनिंग, हाँ ऑप्शन इसका सी होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है
कि टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ए, बी, ए बी, नो, जिसमें से ए एंड बी डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और ओ आपका रेसेसिव है। डोमिनेंट ट्रेट्स किसे कहते हैं? ट्रेट्स मींस कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर्स जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर दे, उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का यही कहता है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको रेसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों डोमिनेंट होते हैं, इसीलिए इसको को डोमिनेंट कहा जाता है। ओ रेसेसिव ट्रेट होता है। क्लियर होगी बात? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, को डोमिनेंट। क्योंकि अगर पेरेंट्स का अगर ब्लड ग्रुप आई ए और बी है तो चाइल्ड का ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए को डोमिनेंट कहा जाता है। क्लियर है? तो जिसका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड बेटा। अभिनव वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कृष्णा वेरी गुड, सी सी वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A pregnant woman has an equal chance of her baby being blood group A or blood group AB. Which one of the following shows the possible genotypes of the woman and the father of her child? क्वेश्चन ये कह रहा है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, इक्वल चांस है कि जो उसका बेबी होगा, बच्चा होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या ए बी हो सकता है। इसके 50-50% चांसेस हैं। तो बताइए वुमेन और उस बच्चे के फादर का, मतलब वुमेन के हस्बैंड का ब्लड ग्रुप टाइप क्या हो सकता है? मयंक मनी बेटा क्या कह रहे हो? सर मेरा ओ है, जीरो है। क्या जीरो? क्या कह रहे हो तुम? अच्छा ब्लड ग्रुप, अच्छा वेरी गुड, तुम्हारा ब्लड ग्रुप है वो। जल्दी बताइए भाई इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सही पेयर को शो कर रहा है कि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए, या तो ए होगा या आपका ए बी होगा। तो आप सभी को क्रॉस कर लीजिए। ये इसमें आई ए एलिल है, इसको एलिल्स कहते हैं। आई बी, आई ओ, ये आ जाएगा आपका, ये ऐसे हो जाएगा। आइए इसके साथ आएगा। क्लियर है? और ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ये यहां हटा देते हैं। तो आपके देखिए ए बी यहां, ए बी यहां है, 2:2 आ रहा है, मतलब 1:1, 50-50% चांस। तो आपका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, ए ऑप्शन। डी जो बोला है गलत है बेटा, ए ऑप्शन होगा आपका। क्योंकि इसमें क्या बन जाएगा, अगर इसमें हम करेंगे तो ए बी बनेगा, एओ बनेगा, एक बार इससे होगा ए बी, एक बार एओ, और बी बी बन जाएगा। तो 50-50% चांसेस होंगे ही नहीं। इक्वल चांसेस मतलब 50-50। इसमें भी ओ ओ एक बन जाएगा, इसमें करेंगे तो ए ए बन जाएगा ये। क्लियर है? क्योंकि एओ जब बन रहा है तो ए ही एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ओ रेसेसिव होता है, इसमें से ए ही एक्सप्रेस करेगा, ओ रेसेसिव होता है। तो ब्लड ग्रुप आपका ए ही आएगा, यहां भी ए ही आएगा। क्लियर है? क्योंकि ओ तो रेसेसिव होता है, ओ जब भी ए या बी के साथ आएगा कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को। प्रखर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। श्रेया, अनुष्का वेरी गुड। सूर्यान सिंह वेरी गुड बेटा। ये जिसका है बहुत सही। कीप इट अप, मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसको बताइए, जल्दी से बताइए आंसर सभी लोग। A leaf of de-starched healthy potted plant was covered by a black paper strip as shown in figure 1. ये आपको अगर थोड़ा कम दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूं, ये एक लीफ है जिसमें से ये ब्लैक स्ट्रिप लगा हुआ है, और आपको ये बताना है इसमें से जो आयोडीन डालने के बाद जो कलर चेंज होता है स्टार्च टेस्ट के लिए, वो कौन सा सही डायग्राम शो कर रहा है आपको। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चलिए मैं ऑप्शन दिए दे रहा हूं, बताइए आप। तो क्या होता है इसमें, ये कहा गया है एक डी स्टार्च हेल्दी पॉटेड प्लांट है। डी स्टार्च मतलब जिसमें बिल्कुल स्टार्च नहीं है। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो स्टार्च एक प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है, वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। तो उसको सनलाइट में सुबह रखा गया है, ठीक है, केप्ट इन सनलाइट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग इट वाज प्लग्ड ऑफ, तोड़ के निकाल लिया गया है और उसको टेस्ट किया गया है स्टार्च टेस्ट के लिए। उसमें आयोडीन सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्टिविटी है पहले लाइव प्रोसेस चैप्टर में। उसमें जब आयोडीन सॉल्यूशन आप डालेंगे तो जो लीफ होता है, जो जो पार्ट उसका ब्लैक पेपर से कवर्ड है, वो पार्ट क्या हो जाता है, वो सनलाइट के कांटेक्ट नहीं आता तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो वहां स्टार्च एब्सेंट होता है, बाकी पार्ट में स्टार्च प्रेजेंस होगा। तो ये किस कलर का, आयोडीन डालने पे स्टार्च रिएक्ट करके किस कलर में चेंज हो जाता है, स्टार्च आयोडाइड बना लेता है। क्या बनाता है, स्टार्च आयोडाइड। और किस कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का। किस कलर का, ब्लू ब्लैक। यही टेस्ट शो करता है चेंज इन कलर की स्टार्च प्रेजेंट है। क्लियर है, तो आपका ये ऑप्शन होगा ब्लू ब्लैक। एक्चुअली यहां एक ब्लैक स्ट्रिप लगा होना चाहिए, तो मान लीजिए ब्लैक ही स्ट्रिप लगा हुआ है, तो आपका जो ये पोर्शन है जो सनलाइट के उसमें था, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन होगा। सी नहीं बेटा, बी होगा, क्योंकि यहां तो ब्लैक स्ट्रिप लगा है ना, तो ये कलर चेंज शो ही नहीं करेगा। आपका ये स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो स्टार्च में जब आयोडीन को ऐड करते हैं तो स्टार्च आयोडाइड में कलर चेंज हो जाता है, जिससे कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है चेंज होकर। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। जिसका ऑप्शन बी है, वेरी गुड, कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब भी स्टार्च में आयोडीन को ऐड करेंगे, रिएक्शन होकर स्टार्च आयोडाइड बनाएगा और कलर चेंज क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसमें तो ब्लैक स्ट्रिप लगा हुआ है, यहां थोड़ा यहां कलर गलती, यहां ब्लैक स्ट्रिप लगा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों ने एक और एक्टिविटी पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, की कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको एक जार दिया गया, प्लांट को, एक पॉटेड प्लांट को जार के अंदर रख दिया गया होगा, उसके बगल में एक चाइना डिश रखा जाता है। उस चाइना डिश में कौन सा पाउडर रखा जाता है, आंसर बताइए आप लोग कमेंट में, कौन सा पाउडर रखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सके। बताइए कौन सा पाउडर रखा जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करते हैं, जल्दी से बताइए। आपने एक एक्टिविटी किया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट किया जाता है प्लांट्स को जार के अंदर रखकर, तो ये जो चाइना डिश में पाउडर रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो कौन सा पाउडर होता है, बिल्कुल सही आशीष यादव बेटा, बिल्कुल सही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रखर गुप्ता वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी एब्जॉर्ब कर ले, ताकि कोई कार्बन डाइऑक्साइड ना बचे, तो हम सही से टेस्ट कर पाए। क्लियर है, अनुष्का वेरी गुड बेटा, मयंक मनी वेरी गुड बेटा, मयंक शेयर कर दीजिए आप लोग ताकि सब लोग लाइव आ जाएं। श्रेया वेरी गुड बेटा, श्रेया। कृष्णा वेरी गुड, कृष्णा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अभिनव वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन, बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, ये तो आपको 30 सेकंड में बता देना चाहिए, बिल्कुल पढ़िए और बता दीजिए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ organs in the male reproductive system for the transport of sperm is,
स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है? जल्दी बताइए। आंसर बताइए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। प्रखर बेटा डी, डी कैसे होगा? टेस्टिस, यूरेटर कहां आ जाएगा यहां? डी के आशीष यादव, ए टेस्टी, वेरी गुड आशीष बेटा, सही है, ऑप्शन ए होगा। यूरेटर तो आपका किडनी में आ जाएगा, किडनी से वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कैरी करता है। डी कौन बोल रहा है? सूर्यांश गलत है, कुशाग ए, वेरी गुड बेटा। प्रखर गुप्ता ए, वेरी गुड प्रखर। अनुष्का गलत है बेटा, डी नहीं, ए जो करेक्ट सीक्वेंस होता है। मयंक बेटा, वेरी गुड मयंक, ए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म प्रोड्यूस करना, और उस स्पर्म को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैरी करता है यूरेथ्रा तक। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वास डिफरेंस, क्या कहते हैं? और यहां दो ग्लैंड पाए जाते हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल। इनका काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड? तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो स्पर्म को। सेमिनल वेसल सीमेन सिक्रीट करता है, एक तरह का फ्लूइड जो 50 to 80% पार्ट कवर करता है स्पर्म का। और उसका काम यही है कि स्पर्म जब वजाइना तक पहुंचे तो उसको लाइव रखे, हेल्दी रखे। क्लियर है? क्योंकि स्पर्म वजाइना तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल करता है, तो काफी स्पर्म डेड भी हो जाते हैं। ये फंक्शन है। तो आपका सीक्वेंस होगा टेस्टिस। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? सेक्स हार्मोन मेल में? कमेंट करके बताइए, नेम द मेल सेक्स हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। नमस्ते बेटा अभिषेक यादव, नमस्ते। तो आपका मेल सेक्स हार्मोन कौन सा ह्यूमन बॉडी में? टेस्टोस्टेरोन। कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। फीमेल प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी। क्लियर है? तो यहां से ये जाएगा टेस्टिस से, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा, इसको यूरेथ्रा कहते हैं। ये इंटरनल पार्ट, ये पीनिस कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड बेटा सूर्यांश, वेरी गुड। चलिए, तो आपका करेक्ट सीक्वेंस ये हो जाएगा। यूरेटर आपका किडनी का पार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड आशीष, अनुष्का, सबका आंसर बढ़िया आ रहा है भाई। तो मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस अकरिंग इन फ्लावरिंग प्लांट इज। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो स्टेजेस होते हैं वो बताइए, क्या करेक्ट सीक्वेंस है? चलिए बताइए। बताइए जल्दी से। आंसर बताइए भाई सब लोग। डी, डी सूर्यांश, डी। हाँ डी, किसका आ रहा है? डी, वेरी गुड। डी अभिनव, प्रखर, डी बेटा, वेरी गुड। प्रखर गुप्ता, डी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। डी होगा। अनुष्का केसरवानी, डी, वेरी गुड बेटा अनुष्का। क्लियर है? तो डी होगा आपका। गैमेट्स, एम्ब्रियो, फिर जाइगोट। गैमेट, सॉरी, आपका गैमेट्स होगा, एम्ब्रियो होगा, जाइगोट होगा। ठीक है, एक मिनट, गलत है ये। गैमेट्स जो फ्यूज करता है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है?
गैमिट्स के बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपने पढ़ा है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होता है तो एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? तो आपका गैमेट जाइगोट, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर सीड एम्ब्रियो, फिर सीड बनता है। क्लियर है? तो आपका ये ऑप्शन होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? गैमेट्स के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो बाद में बनता है, ये होगा, एम्ब्रियो नहीं होगा। यहां ये होना चाहिए पहले, गैमेट जाइगोट एम्ब्रियो। क्लियर है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिंगल सेल, तब वो डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है? एम्ब्रियो, फीटस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, तो आपका ए बिल्कुल राइट, ए अनुष्का वेरी गुड बेटा, श्रेया वेरी गुड, पूजा राय वेरी गुड बेटा, अनुष्का वेरी गुड, कबड्डी बॉय वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। In which one of the following birth control methods a small portion of oviduct of a woman is removed by surgical operation and the cut ends are ligated? इसमें से कौन सा वो मेथड है जिसमें से वुमेन में ओविडक्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी? क्लियर है? और वो भी सर्जिकल मेथड बताना है आपको। क्लियर है? अभिनव वेरी गुड बेटा, ए नहीं, पढ़िए ध्यान से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट ऑफ अ वुमन इज रिमूव्ड, ब्लॉक कर दिया जाता है वो ओविडक्ट को, दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। वुमेन में क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टॉमी। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टॉमी। क्लियर है? ट्यूबेक्टॉमी। तो आपका ऑप्शन बी होगा। वैसेक्टॉमी मेल में होता है, वैसेक्टॉमी मेल में होता है, वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है। वैसेक्टॉमी किसमें होता है? मेल में, वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है। ये ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में, इसी को ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ऐसे। ठीक है? यहां ये इसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। कॉपर टी क्या है? टी शेप का कॉपर मेटल का ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल करेक्ट, बी वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड बेटा, मानस सिंह गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following best describes the function of the umbilical cord? चलिए क्वेश्चन ये है, इसमें से कौन सा ऑप्शन अम्बिलिकल कॉर्ड का बेस्ट फंक्शन, बेस्ट, वैसे इसमें कई मैच भी कर रहे हैं फंक्शन का, लेकिन बेस्ट बताना, जो सबसे बेस्ट सूट कर रहा हो फंक्शन, वो आपको बताना है। क्लियर है? चलिए बताइए, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है मैं बता रहा हूं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो कहते ना नर्स नारा काटती है, जो ऐसे निकला होता है पेट से नारा, उसी को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। क्लियर है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? तुम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह जहां मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। मेल सेक्स सेल को स्पर्म कहते हैं, फीमेल सेक्स सेल को एग कहते हैं। ओवरी प्रोड्यूस करता है एग, स्पर्म प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, और फैलोपियन ट्यूब में ही आकर वो क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं। फैलोपियन ट्यूब में आकर क्या होते हैं? यहां फ्यूज होते हैं। क्लियर है? और जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस के इनर लाइनिंग में एक टिश्यू डेवलप हो जाता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं।
और ये यहां से स्लाइड करके इस प्लेसेंटा के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, और यही मदर के वॉर्म यूट्रस में ही डेवलप होता है पूरा बेबी 9 मंथ तक। इसी जो यहां से एम्ब्रियो जाइगोट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का जो सिंगल सेल बना जाइगोट, कुछ दिन के बाद एम्ब्रियो बनता है, वो स्लाइड करके यहां अटैच हो गया। इस प्रोसेस को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। तो इससे अटैच हो गया तो सारा न्यूट्रिशन क्या लेता है इससे, जो प्लेसेंटा है उसके माध्यम अम्बिलिकल कॉर्ड से ही अटैच्ड होता है, उससे क्या लेता है? न्यूट्रिएंट। मदर उसको न्यूट्रिएंट देती है और उससे वेस्ट लेती भी है वापस, जो वेस्ट जनरेट कर रहा है बेबी उसको लेती भी है, उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ये कन्वेज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो रिस्पेक्टिवली, मतलब उसको न्यूट्रिएंट देते हैं मदर, उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी को न्यूट्रिएंट देती है और उससे वेस्ट लेती है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन देती है और वेस्ट लेती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। बेस्ट ऑप्शन कौन सा? बी। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड बेटा, बी। पूजा राय वेरी गुड बेटा, आशीष वेरी गुड, उत्कर्ष वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड, कुशाग्र, सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। पढ़ रहे हैं आप लोग, मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज, उस डिजीज का नाम बताइए जो एसटीडी है। एसटीडी में मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बैक्टीरिया द्वारा कॉज होता है। तो याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा है बैक्टीरिया द्वारा 2 तरह के डिजीज कॉज होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है, गोनोरिया और साइफिलिस। गोनोरिया यहां जिक्र किया गया है, ये तो ये ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन सी, बी, डी नहीं बेटा, सी। पूजा आ रहा है, वेरी गुड बेटा, सी। ऑप्शन सी गोनोरिया, और एक साइफिलिस होता है। क्या होता है? साइफिलिस। और वायरस अगर पूछे, वायरस से कौन कॉज करता है डिजीज? एड्स। ये है आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये डिजीज का नाम है। कौन सा वायरस? एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। गोनोरिया और साइफिलिस क्या होते हैं? इसमें जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं उसमें इचिंग होने लगता है, माउथ सॉर हो जाता है, ये भी हो सकता है, या सेक्सुअल पार्ट भी इचिंग होने लगता है, दाने निकल आते हैं। ये बैक्टीरिया द्वारा कॉज होता है, साइफिलिस और गोनोरिया। पूछा भी गया था पिछली बार एग्जाम में। एसटीडी कैसे प्रिवेंट किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि देख रहे हो हम किस रेट से बढ़ रहे हैं, है ना। डब्ल्यूएचओ ने कहा भी है कि भैया आप नेक्स्ट ईयर में चाइना को पीछे छोड़ देंगे। चलो किसी मामले में तो हम लोग आगे हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नहीं बेटा, डायरिया तो डिसेंट्री का, तो डायरिया बच्चों को हो जाता है, वो तो अनक्लीन या अनहेल्दी वाटर पीने से उससे हो जाता है, या फूड से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया आपका न्यूमेरिकल लाइट चैप्टर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। चलिए कल डिमांड आई थी कि न्यूमेरिकल सर करवाइए, तो आज आपके लिए पेश कर दिया गया है। पेशे खिदमत है पहला न्यूमेरिकल इस लेक्चर का। जल्दी से आंसर बताइए। आज भाई छपरी बॉय नहीं दिख रहा है, कल कोई छपरी बॉय आया था ना, कहां गया छपरी बॉय? बताइए भाई जल्दी से। आशीष यादव, सी। आप इसका आंसर बता रहे हैं क्या? सी नहीं, मेरे हिसाब से सी नहीं होगा। करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ दीज विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। आपको क्या दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पहले तो ये बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन या म्यू से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है C/V। एक पढ़ा है अपने साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी फॉर्मूला पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।
जब एंगल की बात हो। तो एक और रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, वो पढ़ोगे हायर क्लासेस में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स लाइट विल ट्रेवल स्लोअर इन द मीडियम एज कंपेयर टू अदर मीडियम, स्लोअर और फास्टर। अगर हम दो तरह के होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब जब वैक्यूम से डायरेक्ट कंपेयर करें, क्योंकि यहां सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कितनी है आप लोगों को पता होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और वी यहां या कोई मीडियम, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। ठीक है, तो आपको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ दीज विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ग्लास का एयर के कंपैरिजन में दिया गया है। हम मान लेते हैं ग्लास वाला मान लेते हैं N2, कितना दिया गया है 3/2। पहले क्या लिखा हुआ ग्लास ना, यहां से चेक कर लो, ग्लास है तो ये इसका होगा, पहले जो लिखा, वाटर है तो ये इसका होगा, वाटर का। तो ग्लास का है क्योंकि रिस्पेक्टिवली का यही मतलब, जो पहले लिखा है वो उसका है। ठीक है, और वाटर का कितना है 4/3 है। ठीक है, N1 मान लो इसको। अब यहां ये देखते हैं किसके किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो यहां पूछा है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, और दोनों का एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है। दोनों का एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है, ग्लास और वाटर दोनों का एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है। और तुमको पूछ क्या रहा है, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं करना है, ग्लास जिसका पूछे उसका ऊपर रखो। ग्लास का पूछा है तो ग्लास की वैल्यू ऊपर ये है, N2/N1 हो जाएगा। N2/N1 क्या हो जाएगा, ये 3/2 होल अपॉन 4/3। तो ये नीचे चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 3 3 जा 9 अपॉन 4 2 जा 8, 9/8 हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑप्शन। वेरी गुड प्रकार, अनुष्का वेरी गुड, डी ऑप्शन। अभिनव वेरी गुड बेटा, डी ऑप्शन, वेरी गुड। मयंक, प्रखर वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड, पूजा बेटा वेरी गुड। चलिए जल्दी बताइए, सही है ये, समझ में आ रहा है इसको रिफ्रैक्ट। अब आप मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग। कार्तिकेय बेटा वेरी गुड, जल्दी आंसर बताइए। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए सब लोग कमेंट करके, जल्दी बताइए। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए सब लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड प्रकार, 2.42, वेरी गुड, 2.42, 2.42 सबसे डेंसेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, इसलिए जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, 2.42, अभिनव वेरी गुड, मैंग वेरी गुड बेटा, उदा वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा, जल्दी बताइए, जल्दी से करिए सब लोग। An object which is 2 centimeter long is placed at a distance of 16 centimeter from a convex lens. Assuming it to be perpendicular to the principal axis, find the position, size and nature of the image if the focal length of the lens is 12 centimeter. जल्दी बताइए, एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो तुरंत लिखते, पहले न्यूमेरिकल में गिवन लिखा करो, मतलब HI की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज नहीं, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ऑलवेज पॉजिटिव, पढ़ा है तुम लोगों ने, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ कितनी दूरी पर, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, -16 सेंटीमीटर। क्लियर है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो। ठीक है, तो इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की। क्या पूछ रहा है,
assuming it to be perpendicular to the principal axis, find the position, size and nature of the image. पोजीशन बताना है आपको, v मतलब बताना है, क्लियर है। साइज बताना है मतलब HI बताना है आपको, क्या बताना है, HI, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। फोकल लेंथ गिवन है भाई 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 12। अब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका F इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 12 सेंटीमीटर। आपके पास U है, F है, V निकाल सकते हैं किससे, लेंस फॉर्मूले से, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, कितना आपके पास 1/12 इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस U कितना है -116, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/16 इक्वल टू 1/V। एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आएगा एलसीएम 48, ये कितना हो जाएगा 4 3, कितना हो जाएगा 1/48, ये 1/V की वैल्यू है, रेसिप्रोकल करोगे V इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा V इक्वल टू 48 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो आपका इमेज, लेकिन सभी में 48 है, क्लियर है। अब आपको नेचर बताना है, रियल इन्वर्टेड साइज भी बता दीजिए। चलिए इतना समझ में आ गया, V 48 आ गया है, साइज चलिए बता देते हैं, साइज कितना होगा, ठीक है। तो आपके पास V आ गया है 48, इस दिखा रहा है कि रियल, क्योंकि लेंस में रियल साइड इधर होता है, V अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। अब हमको पता करना है इमेज इफ द फोकल लेंथ से, क्या पता करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो M इक्वल टू क्या होता है, लेंस के केस में पॉजिटिव, मिरर में ये माइनस होता है, तो मैग्निफिकेशन M इक्वल टू एक और होता है HI अपॉन HO, तो V बाई U इक्वल टू HI अपॉन HO हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। V कितना है हमारे पास 48 अपॉन U कितना है, U है हमारे पास -16 इक्वल टू HI निकालना है, HO कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 से कितने टाइम में 8 टाइम में, 8 6 माइनस यहां लगा दो, HI आ गया -6 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड इमेज, जब भी इमेज माइनस में आए इट मींस रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज उल्टा बन रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऐसे बन रहा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज 6 सेंटीमीटर एट 48, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। वेरी गुड, जिसका सी आ रहा है वेरी गुड बेटा, कृष्णा, मयंक, कुशाग्र, अभिनव, वेरी गुड, सी ऑप्शन। समझ में आया सबको, क्लियर है। वैल्यूज आप लोग याद कर लीजिए कि किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, जैसे कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A convex lens of focal length 20 centimeter is placed in contact with the concave lens of focal length 12.5 centimeter in such a way that they have the same principal axis. Find the power of the combination. बताना है कॉम्बिनेशन का, ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन। सर प्लीज ब्रिंग सम टफ क्वेश्चन, ओके चलिए मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, टफ क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है पूजा राय जी, बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे कुछ बच्चों को ध्यान भी देना है ना कि किस तरह नेचर के बच्चे जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से मैं सब करूंगा, ठीक है, परेशान मत रहिए आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है एक, उसके साथ एक कॉन्केव लेंस रखा गया है, क्लियर है। फोकल लेंथ दोनों का गिवन है, पावर निकाल लेते हैं। P इक्वल टू 1/f होता है, क्या होता है 1/f, और मैंने बताया था कि फोकल लेंथ शुड बी ऑलवेज इन मीटर, मीटर में होना चाहिए जब भी पावर कैलकुलेट करोगे। तो यहां अगर हम कॉन्वेक्स का पहले निकाल रहे हैं तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और 0.2 मीटर हो जाएगा, तो 1/0.2 मीटर।
तो कितना आ गया ये 5 डायोप्टर प्लस का। क्लियर है। सेकेंड केस, ये P1 मान लो, ये P2 1/f, यहां फोकल लेंथ कितना है 12.5, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.125, वो भी माइनस का, कॉनकेव है तो नेगेटिव फोकल लेंथ यहां हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा -8 डायोप्टर। अब दोनों को ऐड कर दो, -8 + 5 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3 डायोप्टर। कितना आ जाएगा -3 डायोप्टर। कितना आ जाएगा -3 डायोप्टर। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर है सबको, क्लियर है भाई सबको। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा -3 डायोप्टर। क्लियर है, वेरी गुड पूजा राय बेटा। बी 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 फिर डी कर दी तुम, चलो ठीक है। कृष्ण कुमार मालवी डी, पूजा राय डी। चलिए सही है डी जिसका आ रहा है, वेरी गुड सूर्यांश बेटा, कृष्णा, सूर्यांश, आशीष, मयंक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए at a potential difference of 50 volt to another point B at a potential difference of 120 volt. Calculate the work done. Work done बताइए कितना होगा। चलिए क्वेश्चन आ गया है इलेक्ट्रिसिटी का, सब लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, जल्दी से बताइए और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, यहां से एक चार्ज को यहां ले जाया गया इस पॉइंट तक, ए मान लो इसको बी। ठीक है, अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.5 कूलम है, टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, यहां 50 वोल्ट है वोल्टेज, बी एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट, कितने वोल्ट है यहाँ 120 वोल्ट। आपको वर्क डन बताना है, अगर पढ़ा होगा आपने तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, क्या हो जाएगा वोल्टेज इंटू चार्ज, वोल्टेज इंटू चार्ज। और हमेशा इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा 120 में से 50 सबट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 70 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70 वोल्ट। क्लियर है। अब 70 इंटू चार्ज कर दीजिए, कितना है चार्ज 1.5, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 105 जूल। डी ऑप्शन 105 जूल, डी ऑप्शन। वेरी गुड बेटा कुशाग्र, प्रखर, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बेटा अभिनव, वेरी गुड। सब लोग सही कर रहे हैं, इसका मतलब पढ़ रहे हैं सब लोग, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ये तो बस ऐसे ही देख के बता दीजिए, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये आपका रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ा होगा आप लोगों ने रेजिस्टेंस। पढ़ा है कि नहीं रेजिस्टेंस, करंट पढ़ा है कि नहीं सबने, गाना तो सुना ही होगा सबने कि नहीं सुना, गाना सुनते हो कि नहीं सब लोग, सॉन्ग सुनते हो। लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो यहां 440 वोल्ट तो पिछले वाले क्वेश्चन में था, यहां क्या है रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, तो आप बताइए भैया, अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, एक कॉपर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, क्या है 2 ओम। अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का है मतलब कॉपर का ही बना हुआ है, एज द फर्स्ट वन इज डबल इन द लेंथ ऑफ द फर्स्ट। यहां थोड़ा सा ये वर्ड कुछ डिफरेंट लग गया, यहां हो जाएगा जो अब वायर है उसका लेंथ कितना है डबल है पहले वाले से,
ये मान लीजिए इतना है तो ये दुगना है, कितना है, डबल है इसका। अगर ये x है तो ये 2x है, दुगना लेंथ का है, तो बताइए कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस। वेरी गुड, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ डबल हुआ, रेजिस्टेंस भी डबल, 2 ओम है तो 4 ओम हो गया। R का रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर है? ये है क्वेश्चन। 4 ओम हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, डी डी डी, वेरी गुड कृष्णा, पूजा, मयंक, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। A room has 2 tube lights, a fan and a TV. Each tube light draws 40 watt. The fan draws 80 watt. ठीक है, the fan draws 80 watt and the TV draws 60 watt. On the average, the tube lights are kept on for 5 hours, the fan for 12 hours and the TV for 8 hours every day. The rate for electrical energy is rupees 3 point per kilowatt hour. Calculate the cost of electricity used in the room in a 30 day of month. चलिए आप लोग ये नोट कर लीजिए। एक ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ये होमवर्क रहेगा। कल मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लीव कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं आंसर इसको करके। एक ये रहेगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका होमवर्क है ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।